हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है परीक्षावास के एक और वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आप लोगों ने अभी कुछ टाइम में सुना होगा कि COP29 अजरबैजान की राजधानी बाकू में COP29 हुआ। COP29 का मतलब है कि जो हमारा जलवायु परिवर्तन पर जो संधि है, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसके जो सदस्य देश हैं जिसे कहा जाता है कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। ठीक है, उसका 29वां सम्मेलन हुआ 2024 में। कहां पर हुआ? अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू में। अजरबैजान को अगर हम देखें तो ये आप कह सकते हो कैस्पियन सागर और ब्लैक सागर के बीच का जो इलाका है वहां पर एक देश है। ध्यान ये रखिएगा कि ये कैस्पियन सागर के साथ तटरेखा बनाता है। अगर इसकी सीमाओं की बात की जाए, बाउंड्रीज की बात की जाए, तो इसकी सीमाएं रशिया के साथ, जॉर्जिया के साथ, आर्मेनिया के साथ और साथ ही साथ ईरान के साथ लगती हैं। ठीक है, अगर इसकी राजधानी देखोगे तो बाकू यहां पर है। कभी भी पूछा जाए कि बाकू कहां पर स्थित है तो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं असल मुद्दे पर कि आखिर बाकू में ऐसा क्या हुआ जो ये कॉप जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में रही। देखिए, बाकू में क्या होता है, सबसे पहली बात आती है कि बाकू में जो भी ये सम्मेलन हुआ उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। एक डिसअपॉइंटेड एंड जो है वो इसका हमें देखने को मिला। और जो सबसे बड़ा इशू था कि भाई किस चीज को लेकर के विवाद हुआ, किस चीज को लेकर के देशों में सहमति नहीं बन पाई, वो था एक तरीके से आप कहोगे क्लाइमेट फाइनेंस, यानी कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो वित्तीय आवश्यकताएं हैं, वहां पर आकर के बात फंसी। देखो, बात यहां पर क्या होती है कि क्योटो प्रोटोकॉल में पहले से एक चीज बोली गई थी। इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे भी चर्चा करेंगे वीडियो में। ठीक है, इसमें पहले से एक चीज बोली गई थी कि भाई जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हें डेवलपिंग कंट्रीज को या फिर जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें फंड्स देने होंगे, पैसा देना होगा। और उसका इस्तेमाल वो किस चीज में करेंगे? तो उसका इस्तेमाल करेंगे वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। अब पहले ये जो आप कहोगे फंड था वो कितना था? 100 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष देने का वादा जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज ने किया था। ठीक है, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। अब क्या होता है, COP29 में विकसित देशों ने कहा कि हम 300 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष जो है जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 बिलियन डॉलर पहले कहा गया था, अब बात हो रही है 300 बिलियन डॉलर की, तो ये तो ज्यादा है। अच्छा है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन भारत के अगर आप देखोगे, भारत को मिलाकर के अन्य जो भी हमारे विकासशील देश हैं, उन्होंने कह दिया भाई हम ये पैसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मांग की गई कितना? कि कम से कम 1 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष दिया जाए, 1 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, और बोला गया कि ये हम ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ये कह रही हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कम से कम 1 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष के फंड्स की जरूरत है। अच्छा, ये चीज और आ जाती है कि 300 बिलियन डॉलर बोला तो गया, लेकिन ये भी तुरंत नहीं मिलने वाला था। ये जो पैसा बोला गया ये भी कब से शुरू होगा? 2035 से शुरू होगा। भाई अभी आप खड़े हुए हो 2024 में, बात हो रही है 2035 की। अब सवाल आता है कि ये किस संधि के अंतर्गत ये बात हो रही है? तो इसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर जो संधि है। ठीक है, कब अपनाया गया था? 1992 में। कहां पर अपनाया गया था? जो रियो समिट हुई थी, रियो सम्मेलन हुआ था वहां पर। ठीक है, रियो डी जेनेरो में हुआ था, ब्राजील के, 1992 के जून में। ठीक है, वहां पर इसे अपना लिया गया था। प्रभावी कब से होता है? 1994 से। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जर्मनी के बॉन में है। ठीक है, और भारत ने इसको साइन कर रखा है और भारत ने इसे रेटिफाई किया था। कब किया था? 1993 में। अब देखो,
कभी भी पूछा जाए कि भाई ये संधि कहती क्या है, तो ये संधि सिर्फ ये कहती है कि हमें अपने वायुमंडल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, हरित गृह गैसें हैं, उनके कॉन्सेंट्रेशन को, उनकी मात्रा को एक ऐसे स्तर पर रोकना है, एक ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जिससे कि जलवायु परिवर्तन या फिर पृथ्वी की जो जलवायु है, अर्थ की जो क्लाइमेट है, उसमें बहुत डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस है ना, बहुत ज्यादा विनाशकारी परिणाम हमें देखने को ना मिले। अब थोड़ा सा अगर हम जर्नी की बात करें, देखो मैंने आपको बताया कि इस संधि में अगर आप देखोगे तो एक शब्द आता है कॉप, मैंने बताया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। पूछा जाए क्या है तो आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से डिसीजन मेकिंग बॉडी है। जितने भी सदस्य देश हैं वो मिलते हैं और मिल करके निर्णय लेते हैं, फैसले लेते हैं। इनका पहला सम्मेलन कब हुआ था याद रखेंगे, 1995 में हुआ, बर्लिन यानी कि जर्मनी में हुआ। अब महत्वपूर्ण कौन कौन आ जाते हैं, देखिए महत्वपूर्ण आता है कॉप 3। कॉप 3 कहां पर होता है, क्योटो में। क्योटो कहां है, जापान में। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था, जिसके बारे में आगे चर्चा होगी, ठीक है। फिर आता है कॉप 7। कॉप 7 2001 में होता है, कहां पर होता है, मरक्केश। मरक्केश कहां पर है, मोरक्को में है। यहां पर मरक्केश एकॉर्ड को साइन किया गया था और क्योटो प्रोटोकॉल के रेटिफिकेशन की बात होती है कि भाई क्योटो प्रोटोकॉल को शुरू किया जाएगा अब। फिर कॉप 8 होता है आपका 2002 में, कहां पर होता है, नई दिल्ली में होता है। ये ध्यान रखिएगा, कॉप 8 होता है 2002 में नई दिल्ली में, ठीक है। इसमें दिल्ली डिक्लेरेशन आता है और बोला जाता है कि भाई जो सबसे गरीब देश हैं उनकी डेवलपमेंटल नीड्स, उनकी विकास संबंधी आवश्यकताएं जो हैं उन पर ध्यान दिया जाए। कॉप 13 कब होता है, बाली में, इंडोनेशिया, 2007 में होता है। यहां पर बाली एक्शन प्लान को अपनाया गया। उसके बाद आप देखोगे कॉप 19 होता है कब, 2013 में। 2013 में कॉप 19 वार्सा पोलैंड में होता है और यहां पर एक चीज आती है जो आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा, लॉस एंड डैमेज फंड। मैं आगे इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में। एक चीज और बता दूं कि 2002 और 2007 के बीच में अगर आप देखोगे तो 2002 और 2007 के बीच में 2005 में एक और सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन को अगर आप देखोगे तो वो है आपका कॉप 11। ध्यान रखिएगा, कॉप 11 2005 में होता है। कहां पर होता है, मॉन्ट्रियल में होता है। मॉन्ट्रियल कहां पर है, कनाडा में है, ठीक है। क्यों ये जरूरी है, क्योंकि यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल को क्या कर दिया जाता है, रेटिफाई कर दिया जाता है, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हो जाता है कब से, 2005 से, ठीक है। फिर हम चलते चलते कहां पहुंच गए, 2013। लेकिन 2007 के बाद 2012 भी आता है। 2012 को अगर आप देखोगे तो कॉप 18 होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कॉप 18 होता है और कॉप 18 कहां पर होता है, कतर के दोहा में होता है, ठीक है। अब दोहा में ऐसा क्या हुआ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान रखना। मैंने बताया क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया कब, कॉप 3 1997 में, ठीक है। प्रभावी कब से होता है, 2005 से। कॉप 11 कहां पर हुआ, मॉन्ट्रियल में हुआ। अब क्योटो प्रोटोकॉल का जो पहला फेज है वो 2005 से लेकर के 2012 तक था, ठीक है। 2012 तक ये इसका पहला चरण बनाया गया और पहले चरण में कुछ टारगेट्स दिए गए कि भाई इन टारगेट्स को पूरा करना है। 2012 में जब कॉप 18 होता है, कहां पर होता है, दोहा में, कतर में, तो यहां पर इसका सेकंड फेज जो है, दूसरा चरण जो है, उसको अप्रूव कर दिया जाता है कि भाई दूसरा चरण अब कब से कब तक चलेगा, 2013 से लेकर के 2020 तक चलेगा। और जो टारगेट्स थे उन टारगेट्स को भी क्या कर दिया जाता है, रिवाइज कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। फिर हम पहुंचते हैं कॉप 18। मैंने बताया देखो कॉप 18 में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया इसके अंदर। और अमेंडमेंट क्या किया गया, एक तो सेकंड फेज जोड़ दिया गया और दूसरा जो पहले 5% का टारगेट था, टारगेट ये था कि भाई 1990 के स्तर पर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को 5% कम करना है। ये पहले कमिटमेंट पीरियड में था। दूसरे कमिटमेंट पीरियड में क्या बोल दिया गया, 5% को बढ़ा करके 18% कर दिया गया कि 1990 के लेवल पर
जो हमारा उत्सर्जन है हरित गृह गैसों का, उसे कितना कम करना है, 18% कम करना है। फिर आप देखोगे आपका COP16 होता है कहां पर, कानकुन मैक्सिको में, ध्यान रखेंगे ग्रीन क्लाइमेट फंड यहां पर आ जाता है, ठीक। फिर आप देखोगे COP15 2009 में होता है, यहां पर थोड़ा फाइनेंसिंग वगैरह के बारे में बात होती, कोपेनहेगन में। अगला इंपॉर्टेंट आता है आपका COP21। COP21 2015 में हुआ, कहां पर हुआ, पेरिस फ्रांस में हुआ, और यहीं पर अपनाया गया आपका जो है पेरिस अग्रीमेंट, जो कि आज आप देखोगे तो लागू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद COP26 इंपॉर्टेंट है, जो कि ग्लासगो यूके में होता है, और यहां पर भारत कहता है नेट जीरो टारगेट 2070, यानी कि भारत कह देता है कि 2017 तक हम अपने कार्बन एमिशन को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। भारत कहता है कि जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनको फेज आउट किया जाए, ठीक है। तो ये कब होता है, 21 COP26 में, 2021 में हो जाता है। फिर आप पहुंचते हो COP27, ये कहां पर होता है, शर्म अल शेख, ठीक है, इजिप्ट में हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। और फिर COP28 होता है 2023 में दुबई यूएई में, और यहीं पर आता है लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड कब आता है, ध्यान रखिएगा, ये आता है आपका COP28 2023, और अब क्या हुआ है, COP29 हुआ है, ठीक है। अब मैं जल्दी से क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में आपको बता दूं। देखो इसका सीधा सा मतलब है कि भाई जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए पैसा कहां से आएगा, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल क्या है, दो चीजें हैं, पॉल्यूटर पेज और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब सीधा है, जिसने प्रदूषण किया भाई उसको पैसा देना पड़ेगा। दूसरी चीज आई कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने की जो जिम्मेदारी है, जो उत्तरदायित्व है, वो सबका है, लेकिन सबका बराबर नहीं है, अलग अलग है। जो विकसित देश हैं, जो औद्योगिक देश हैं, उन्हें ज्यादा करना पड़ेगा, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन्हें कम करने के लिए बोला गया, ये चीज आती है। अब इसमें देखो फंड्स कहां कहां से आते हैं। एक तो है ग्रीन ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, जिसे स्थापित किया गया था आपका, अगर देखोगे तो 1994 में, ठीक है। इसके बाद आपका आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में भी फंडिंग की बात है, इसमें एडेप्टेशन फंड आ जाता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म आ जाती है, ठीक है। एडेप्टेशन फंड में कोई डेवलपिंग कंट्री जो है उसके पास अपने प्रोजेक्ट की ओनरशिप होती है, उसके हिसाब से पैसा ले सकता है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में आप देखोगे तो इसमें बेसिकली बात होती है कोई दूसरा देश इन्वेस्ट कर देगा आपके यहां पर आकर के। इसके बाद ग्रीन क्लाइमेट फंड आता है, जो मैंने आपको बताया भाई COP16 2010 में अपनाया गया था, ठीक है। इसके बाद आता है लॉन्ग टर्म जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है, तो उसमें कानकुन एग्रीमेंट आ जाता है, पेरिस एग्रीमेंट आ जाता है, और पेरिस एग्रीमेंट में यही बात हुई कि भाई $100 बिलियन प्रति वर्ष जो है वो क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। और फिर आपका COP27 COP28 में आ जाता है लॉस एंड डैमेज फंड। तो ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं वो बता दी आपको। अब बात यह है कि बाकू में जो हुआ वो कुछ नया नहीं है, कि बड़ा डिसअपॉइंटेड एंड हुआ। पिछले अगर 15 साल से देखोगे तो ये सम्मेलन जो होते रहे हैं, इनमें कोई खास चर्चा नहीं होती, और अगर चर्चा होती भी है तो उसका कोई खास परिणाम जो है वो नहीं निकल करके आता है। बात ये हो रही है कि जो भी चर्चाएं हो रही हैं वो 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको सार्थक बनाने के लिए कोई ढंग का काम नहीं हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं हो रही है जिससे कि उस समझौते को ठीक तरीके से क्या किया जा सके, लागू किया जा सके। अब देखिए वैज्ञानिकों का कहना यह है कि भाई हमें 2030 तक अपने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कितना कम करना पड़ेगा, 43%। किस लेवल पर, 2019 के लेवल पर। ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भैया देखो जलवायु परिवर्तन को रोकना है ना, तो 2019 के स्तर पर आपको 43% अपना एमिशन कट करना पड़ेगा। कब, 2030 तक। लेकिन जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो चीजें चल रही हैं, वो ये बता रही हैं कि अगर हमने बहुत अच्छा भी कर लिया ना, तो हम केवल 2% क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। अब ये एक बड़ी समस्या की बात है कि हर साल कॉन्फ्रेंस हो रही है लेकिन कुछ ढंग की चीजें निकल करके नहीं आ रही। अब देखो पेरिस एग्रीमेंट में क्या क्या है। पेरिस एग्रीमेंट पहली बात तो देखो टेम्परेचर की बात करता है। ये कहता है भाई 2 डिग्री से ज्यादा तापमान वैश्विक ऊष्मन मत होने दो और कोशिश करो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोक लिया जाए। फाइनेंस की बात करता है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए क्या देना होगा,
फंड्स देने होंगे, कौन देगा? डेवलप्ड कंट्रीज देंगे। $100 बिलियन की बात हुई थी, लेकिन आपने देखा $300 बिलियन का प्रस्ताव जो है दे दिया गया, लेकिन डिमांड कितनी आ गई कि भाई $1 ट्रिलियन दीजिए आप। इसके बाद देखोगे डिफरेंशिएशन, मतलब सीधा है कि जो विकसित देश हैं, जो समृद्ध देश हैं, जो संपन्न देश हैं, है ना, जो मजबूत हैं, उनको क्या करना होगा? ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी, और थोड़ा सा जो ऐसे देश हैं जो कि थोड़े कमजोर हैं आर्थिक रूप से, उनकी मदद करनी पड़ेगी। इसके बाद आ गया एमिशन ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब है कि भाई देखो, अपने जो भी एमिशंस हो रहे हैं ना, हर देश के अंदर जो भी आपका हरित गृह गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा, मतलब तेजी से तेजी उसको क्या करिए? आप कम करिए। बर्डन शेयरिंग की बात हो रही है कि मतलब इसमें जो जिम्मेदारी है ना, कि सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज पर, उसमें बोला गया कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज भी जो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, उनको भी करना चाहिए। रिव्यू मैकेनिज्म इसमें बोला गया कि जितने भी देशों ने, इसमें आईएनडीसी की बात आती है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसका सीधा मतलब ये है कि सभी देश अपने आप खुद बता रहे हैं कि हमें ये करना है, हम ये करेंगे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। तो उसमें बोला गया हर 5 साल पर रिव्यू किया जाएगा कि जो आपने बोला था वो आपने किया कि नहीं किया। किया तो बहुत अच्छा है, आगे क्या करोगे, और नहीं किया तो कैसे उसको आप सुधारोगे। और फिर बात आती है क्लाइमेट डैमेज, यानी कि जलवायु परिवर्तन से जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। अब आते हैं कि इन सब बातों में आखिर मुद्दा है क्या। देखो, ये जो अनस्टेबल है इतना चीजें, वो क्यों हैं, मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं। देखिए, सबसे पहला जो आपका COP1 होता है, मैंने बोला बर्लिन जर्मनी में हुआ 1995 में। यहां पर बोला गया कि एक काम करेंगे, एक प्रोटोकॉल अपनाएंगे। कब अपनाएंगे? 1997 में। COP3 जो होगा जापान के क्योटो में, वहां पर अपना लेंगे। अब क्योंकि क्योटो में अपनाया गया इसलिए उसको क्योटो प्रोटोकॉल कह देंगे। अब यहां पर क्योटो प्रोटोकॉल ने क्या किया ना, पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। इन्होंने कहा देखो, एक तरफ वो देश हैं जो कि डेवलप्ड हैं, विकसित हैं, और साथ ही साथ इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाएं, जो कि आप कहोगे यूएसएसआर से अलग हुए थे, पूर्वी यूरोपीय देश थे, उनकी बात हो रही है यहां पर। इनसे कहा गया कि देखिए, आप लोगों के ऊपर क्या है, आप लोगों के ऊपर बाइंडिंग टारगेट्स हैं, मतलब आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, वो टारगेट्स आपको पूरे करने होंगे। बाकी के जितने भी देश हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, या फिर जो एलडीसीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इनको बोला गया कि आप स्वेच्छा से अगर कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हो, आपके ऊपर कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं है। एक और चीज बोली गई कि देखो, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, विकसित, इनको एक काम और करना होगा। एक तो अपने ये टारगेट पूरे करें, और साथ ही साथ बाकी देशों को इन्हें पैसा देना होगा, फंड्स देने होंगे, ताकि वो भी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज से क्या हो पाए, लड़ पाए। ये पॉइंट आता है, ठीक है। अब है कि यहीं से पूरे फसाद की जड़ जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक, देखो, पहली बार कोई ऐसा समझौता होता है जो कि रिच और पावरफुल नेशंस के अगेंस्ट है। भाई, ये तो नुकसान पहुंचाने वाली चीज हो गई ना। जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है 1994 का, वो क्या कह देता है कि गलती किसकी है? जो अमीर देश हैं। काम किसको करना पड़ेगा? जो अमीर देश हैं, ठीक है। पैसा किसको देना पड़ेगा? जो अमीर देश हैं। तो मतलब उनके हितों को यहां पर आप बोलोगे कि ध्यान में नहीं रखा गया। कुल मिलाकर के आप कहोगे 40 के लगभग देश थे, जिसमें यूएस है, यूरोप के ज्यादातर देश हैं, उनको बोला गया और कहा गया देखो, तुम्हारी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि हरित गृह गैसों के जो एमिशन है उसको कम करना सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, और तुम्हें क्या करना होगा? पैसा भी देना होगा, टेक्नोलॉजी भी देना होगा, ठीक है। अब इससे जो मैंने कहा ना शुरू में, पॉल्यूटर पेज का प्रिंसिपल है, उसी को अपनाया गया कि तुमने पहले प्रदूषण किया है तो तुम ही उसे क्लीन करो। लेकिन यहीं पर दिक्कत हो जाती है कि इनको जब बोला गया कि पिछले 150-200 साल से आप ही एमिशन करते आ रहे हो, कार्बन जो भी एटमॉस्फेयर में पहुंचा है वो आपकी वजह से पहुंचा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। ये बन गई एक ऐसी चीज जिससे इन डेवलप्ड कंट्रीज के जो बेनिफिट्स हैं, जो इंटरेस्ट्स हैं, उनको नुकसान पहुंचा। भाई, तो इन्होंने क्या करना शुरू किया? भाई, इन्होंने सीधे सीधे बोला कि ये तो एक ऐसा मतलब मैकेनिज्म बन जा रहा है जिस मैकेनिज्म से पूरा ब्लेम हमारे ऊपर है, सारा काम हमें करना है, और दुनिया के बाकी देश जो है वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहां से एक दिक्कत जो है वो शुरू होती है, ठीक है। अब बाकी मैंने बता दिया, देखो, क्योटो प्रोटोकॉल में यही बात बोली गई कि भाई जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अमीर देश हैं, उनको टारगेट दिया जाएगा, उनको वो टारगेट पूरा करना होगा। टारगेट अगर पूरा नहीं किया तो उनको पेनलाइज भी किया जा सकता है, यानी कि उनके ऊपर क्या हो सकता है? पेनाल्टी
पेनल्टी भी लगाई जा सकती है और उनको बढ़ा करके टारगेट दे दिए जाएंगे, साथ ही साथ उन्हें फंड्स वगैरह भी देने। अब ये जो कहानी शुरू होती है ना कि पूरा ब्लेम गेम जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज पर हो गया, इन्होंने करना शुरू किया कि ऐसा है क्योटो प्रोटोकॉल। देखो पहली चीज तो यूएस की बात करो, यूएस जो है वो पूरी दुनिया में दादा बना घूमता है, उसने क्योटो प्रोटोकॉल बनाने में पूरी भूमिका निभाई, पूरा साथ दिया कि हाँ भैया क्योटो प्रोटोकॉल बनाओ, बहुत बढ़िया चीज है, हम आपके साथ हैं। उसके बाद जब क्योटो प्रोटोकॉल आ गया तो यूएस ने कभी भी इसको रेटिफाई नहीं किया। कुछ दुनिया के और देश जैसे कनाडा देखो पहले कमिटमेंट पीरियड में तो था 2012 में वो भी छोड़ के चला गया। इसके अलावा देखोगे न्यूजीलैंड है, जापान है, रशिया है, ये सब देश भी क्योटो प्रोटोकॉल को छोड़ के चले थे, कहते हम नहीं मानते भाई इसको, है ना। तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल लागू हो जाता है, ठीक है। अब इन्होंने एक तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल को, मैंने कहा यूएस ने कभी रेटिफाई नहीं किया, उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए कि इस पूरे सिस्टम को तोड़ना है हमें, है ना, क्योंकि ये सिस्टम तो भाई हमें ही जिम्मेदार मान रहा है, ये सिस्टम तो कह रहा है गलती सिर्फ हमारी है। लेकिन उन्होंने सोचा इसे एक साथ नहीं तोड़ेंगे, इसको धीरे धीरे करके क्या किया जाएगा, धीरे धीरे करके इसको तोड़ा जाएगा। अब क्या है, देखो कोई समझौता हुआ, आपने उसको मान लिया, अब बाद में आप क्या कहेंगे, हम नहीं करते कुछ, है ना, हम इसकी जो शर्तें हैं वो हम शर्तें नहीं पूरी करेंगे, आप क्या कर लोगे हमारा भाई। तो अगर आप जिन देशों ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिन्होंने रेटिफाई किया है, अगर वही उसको मानने से मना कर देंगे तो इसका मतलब है कि उसका कोई इंपॉर्टेंस जो है वो नहीं हो जाएगा। अब देखो पहला प्रयास कब होता है, पहला प्रयास होता है 2009 में। डेवलप्ड कंट्रीज प्रयास करती हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल की जगह एक ऐसा समझौता आ जाए जो सारे देशों के ऊपर जिम्मेदारी डाले, सिर्फ हमारे ऊपर जिम्मेदारी ना रहे, ठीक है। लेकिन वो चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाती। अब 2009 की बात हो रही है, ठीक है, कोपेनहेगन में होता है। लेकिन 2015 में देखो 6 साल के बाद पेरिस समझौता आ जाता है और पेरिस समझौते में यही बात बोली गई कि भाई किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। पेरिस समझौते में INDCs आ जाते हैं, सभी देशों से कहा जाता है कि आप लोग लिख करके दे दीजिए कि भाई क्या क्या काम जो है वो आप करोगे जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए। यानी कि इनका जो एजेंडा था वो 2015 में आकर के सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या रहती है, दिक्कत वही रहती है कि इन्हें अभी भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इन्हें अभी भी क्या करने पड़ेंगे, फाइनेंसेस देने पड़ेंगे। ये समस्या आती है। जो पूरी यहां पर बाकू तक जो बात चर्चा चल रही है वो ये है। अब एक चीज है कि पेरिस एग्रीमेंट हो गया, 2015 में समझौता हो गया, लागू भी हो गया, ठीक है, चल भी रहा है। लेकिन इसमें जो बात है कि एमिशन के जो टारगेट्स लिए गए हैं या एमिशन कट करने की जो बात हो रही है वो ठीक नहीं है। अगर हम उतना एमिशन करेंगे तो हम जलवायु परिवर्तन को नहीं रोक पाएंगे। देखो यूरोपियन यूनियन को बोला गया कि भाई आपको 2030 तक लगभग 60% अपने एमिशन जो है वो कट करने पड़ेंगे, ठीक है। यूएस ने क्या बताया है कि हम 2030 तक कितना कट कर देंगे, 50 से 52% का एम है। लेकिन उसको देखोगे एम क्या था, 2005 के लेवल पर 50 से 52% कम करना था, 2019 के लेवल पर अगर देखोगे तो 45%। मतलब सीधी सी बात है, यूरोपियन यूनियन, बहुत सारे देश आते हैं यूरोपियन यूनियन में जो कि विकसित हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं। यूएस की बात हो रही है, इन सभी देशों को देखोगे इन्होंने जो टारगेट्स लिए ना वो उतने नहीं हैं। अब बात ये आती है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर दुनिया टारगेट कर रही है कि 2030 तक हमें 43% की कमी लानी है, किसमें, 2019 के लेवल पर, तो इसका मतलब है कि यूरोपियन यूनियन और यूएस को कितना एम करना पड़ेगा, 80 से 90% रिडक्शन करना पड़ेगा। इधर क्या बात चल रही है, इधर बात चल रही है 60% कर लेंगे, 50-52% कर लेंगे, करना कितना पड़ेगा, 80 से 90%। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई पहली चीज तो ये कि जो सबसे बड़े प्रदूषक हैं अगर वही प्रदूषण नहीं कम करेंगे, वही एमिशन नहीं कम करेंगे, तो एमिशन कम कैसे हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। अब इंडिया ने क्या, देखो इंडिया ने क्या बोल दिया, इंडिया ने बोला था कि हम अपनी एमिशन इंटेंसिटी को 30 से 35% कम करेंगे 2005 के लेवल पर। ये हमारा पहला था 2015 में, 22 में हमने अपडेट कर दिया, हमने बोला 45% कम कर लेंगे हम, ठीक है। नॉन फॉसिल फ्यूल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात हुई, हमने कहा 40% कर देंगे, ठीक है। अब हमने बढ़ा करके उसको 50% कर दिया। कार्बन सिंक हमने बोला था कि 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन सिंक हम ऐड करेंगे, ये इंडिया के INDCs है, ठीक है। इसी तरीके से देखोगे कि डेवलपमेंट होता है। अब आता है कि डाइल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। देखो डेवलप्ड कंट्रीज का ये आर्ग्यूमेंट है
कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अगर सिर्फ हमारे ऊपर जिम्मेदारी डालोगे तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। भाई बाकी देशों को भी इसमें क्या करना पड़ेगा, बाकी देशों को भी इसमें पूल करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात यह है कि पेरिस एग्रीमेंट में यह बात हुई थी और बाकू में यही कोर इशू था जिसको क्या किया गया, डिस्कस किया गया, ठीक। अब जब डेवलप्ड कंट्रीज ने बोला ना पेरिस एग्रीमेंट में कि बाकी देश भी पैसा दें, तो भाई दूसरी तरफ भी ढीठ लोग हैं, दूसरी तरफ जैसे चाइना है, ठीक है, इंडिया है, इन्होंने कह दिया हम क्यों पैसा दें। इन्होंने कह दिया भाई आप जो है 150-200 साल से कोयला जलाते आ रहे हो, सारा प्रदूषण तो आपने किया है, अब आप कह रहे हो हम भी पैसा दें। हमने तो अभी अभी उद्योग लगाए हैं, हमें तो 50-60-70 साल हुए अभी उद्योग लगाए हुए, हमने उतना कार्बन एमिशन नहीं किया, तो हम उतना पैसा क्यों दें, ठीक है। तो $300 बिलियन की जो फंडिंग की बात की गई थी वो सफिशिएंट फंडिंग नहीं है, इसी को लेकर के बवाल जो है वो पूरा चल रहा है। लेकिन एक चीज अच्छी है, देखो जो पेरिस एग्रीमेंट है या जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है वो एक ऐसी संस्था है या फिर आप कहोगे ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें छोटे छोटे देशों को भी बोलने का अधिकार होता है। जैसे तुवालू है, मार्शल आइलैंड है, ये सब ऐसे देश है ना, छोटे देश हैं। अब इनके साथ क्या दिक्कत है ना, इनके लिए लेकर का आया गया लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। लॉस एंड डैमेज फंड क्या कहता है कि भाई 55 वल्नरेबल जो कंट्रीज हैं, भाई दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास उद्योग नहीं है, छोटे छोटे देश हैं, द्वीपों पर बसे हुए हैं, समुद्र तल आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है, चक्रवात बनते हैं, ये सारी जो घटनाएं हैं वो उनके ऊपर प्रभाव डाल रही हैं, उनका नुकसान हो रहा है, ठीक। तो उन्होंने क्या कहा कि पिछले 2 दशक में, लास्ट 2 डेकेड्स में नुकसान कितना हुआ है, $525 बिलियन का, जो उनके कुल जीडीपी का 20% है, ठीक है। और बोला कि 2030 तक ये कितना हो सकता है, $580 बिलियन हो सकता है। तो इसका जो भरपाई है वो कौन करेगा। तो लॉस एंड डैमेज फंड में देखिए बात क्या की गई कि जो एवरेज एनुअल कॉस्ट है कि लॉस कितना होगा डेवलपिंग कंट्रीज का, वो लगभग $435 बिलियन की बात की गई है, ठीक है। अभी तक 55 जो वल्नरेबल देश हैं उन्होंने बोला $525 बिलियन का नुकसान जो है वो हमें हो चुका है, ठीक है। 2050 तक डेवलपिंग कंट्रीज कह रही है कि नुकसान कितना होगा, $1 ट्रिलियन एनुअली, समझ रहे हो, $1 ट्रिलियन एनुअली। और अभी तक जो प्लेजेस किए गए, मतलब जो बोला गया कि हम कितना दे देंगे, वो $300 मिलियन है, ठीक है। तो अब आप इस चीज को पूरा समझाया मैंने कि बाकू में क्या हुआ, किस तरीके से चीजें फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं, क्या पूरा मुद्दा है, हमने इसमें पूरा डिस्कस किया है। लास्ट में आप लोगों को कहूं ये हमारा टेलीग्राम इंस्टाग्राम हैंडल का QR है, इंस्टाग्राम पर आप परीक्षावास को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम अगर इस वीडियो का PDF आपको चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर बताइएगा। और जितने भी लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।